थोड़ा सा माहौल बदलते हैं एक छोटी सी कविता के साथ। रानी बड़ी कालपी आई, करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना जी के तट पर फिर खाई अंग्रेजों ने रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने फिर छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वंदे वंदे। अब आप लोगों को लग रहा होगा हम तो आए थे डॉक्टर्स डे के सेलिब्रेशन में और ये क्या है यार, ना तो 15 अगस्त है ना 26 जनवरी, मैडम वंदे मातरम के नारे लगवा रही हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ही इस सेलिब्रेशन में खुद आने के लिए, क्योंकि ये हमारा अपना सेलिब्रेशन है, ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन है। राष्ट्र निर्माण में चिकित्सकों की भूमिका। राष्ट्र शब्द का अर्थ यहाँ कितने लोगों को पता है? बस मैं एक क्वेश्चन पूछ के फिर आगे चलूँगी। राष्ट्र शब्द का अर्थ कहाँ, ये शब्द कहाँ से लिया गया और इसका मतलब यानी मीनिंग क्या है? नोबडी नोज। राष्ट्र शब्द लिया गया हमारे ऋग्वेद से और इसका मतलब है रॉयल किंगडम। राष्ट्रवादी हैं यानी देश के लिए सोचते हैं, तो यानी आप एक बहुत रॉयल किंगडम यानी रॉयल राज्य के वासी हैं। और राष्ट्र निर्माण में चिकित्सकों की भूमिका यानी हम एक रॉयल किंगडम के रहने वाले लोग हैं और हम डॉक्टर हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़ी प्रिविलेज हो गई कि हम एक रॉयल किंगडम के डॉक्टर्स हैं। मैं एक भारतीय हूँ और यही होना मेरे लिए पर्याप्त है। मैं भारतीय हूँ और साथ में डॉक्टर हूँ, ये मेरे लिए उससे भी ज़्यादा पर्याप्त है। अब बात करते हैं अपने पुराने समय से। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की ये तस्वीर शायद सब लोगों ने देखी हो। आज इसे एक बार गौर से देखिएगा। भगवान धन्वंतरी के हाथ में आयुर्वेद है, जो हमारी लिटरेचर है, मेडिकल लिटरेचर, हमारे पुरानी लिटरेचर, हमारे साइंस को, हमारे मेडिकल साइंस के रिलेटेड। उनके हाथ में जड़ी बूटियां हैं, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में अमृत है। आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को देख के एनालाइज करना पड़ेगा, शंख की क्या ज़रूरत थी? शंख से क्या काम था? अमृत है, लैंग्वेज मतलब लिटरेचर है आयुर्वेद के रूप में, आपके पास में जड़ी बूटियाँ हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, शंख का क्या यूज़? जब मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश किया तो मुझे इसके दो रोल नज़र आए, जो मेरा अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, आप लोगों का कुछ और भी हो सकता है। शंख अल्ट्रासोनिक एनर्जी है। आजकल सब लोग यूज़ करते होंगे अल्ट्रासोनिक स्कैल्पल, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ साउंड but frequency is different, means that is being used in the treatment also. That's a big thing because ultrasonic scalpel is the newest thing in our treatment modality. And second thing, if we are having any alarm, अगर आपको समाज में कुछ भी बड़े या छोटे तौर पर घटित होता दिख रहा है, क्या कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है, तो आप चिकित्सक होने के नाते इस तरह की जिम्मेदारी के लिए, आगाह करने के लिए आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो शंख उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है भगवान धन्वंतरी के इन चिन्हों को लेकर। किसी भी विकसित या हमारे विकसित भारत समाज की परिकल्पना कभी भी बिना योग्य और मेहनती चिकित्सकों के बिना संभव नहीं है, और ये सब हम प्रूव कर चुके हैं कोविड के माध्यम से। कोविड जिसमें हमारे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या को हमने बड़े आराम से, तसल्ली से निकाल लिया, और उसमें हम चिकित्सकों की भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा रही, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आजकल लड़ाइयाँ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं अंदर से, बायोलॉजिकल वॉर्स होती हैं। कोविड में भी यही माना गया कि एक बहुत बड़ा रोल है, कोविड वायरस है, चाइना ने प्रोड्यूस किया और पूरे देश में या विश्व में छोड़ दिया। अब इस बायोलॉजिकल वॉर में हम देश के आंतरिक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी एक सैनिक से भी ज़्यादा हो गई। किसी भी देश को आजकल सीमाओं पर नहीं जीता जाता, लेकिन वहाँ के लोगों को बीमार कर कर, उन्हें मार कर, उन्हें कमज़ोर कर कर बड़े आराम से जीता जा सकता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप कितना वैल्यूएबल हैं। अब बात करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और पॉपुलेशन का रेशियो अभी पहले हमारे समय में क्या था, यानी आज़ादी के समय क्या था और अब क्या है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब ये रेशियो था एक 6300 पॉपुलेशन पर एक 6300 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल था, और अब हमने WHO का क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, या हम उससे आगे चले गए हैं। 854 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है आज की सिचुएशन में। लेकिन
फिर दिक्कत क्या आ रही है, हम अपने जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफ़िल अभी भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो डॉक्टर्स का प्रोपोर्शन है वो शहरी जगह पर ज़्यादा है, रूरल एरिया में अभी भी लोग सफ़र कर रहे हैं। और हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सेक्टर तो पेशेंट्स की कमी से जूझता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ओवरबर्डन होता है। आप इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं कि पेशेंट पे नहीं करना चाहता या फ्री सर्विसेज के लिए जाना चाहता है, और ये हमारे लिए अब चिंता का विषय बन रहा है। हमने अब तक देश को दिया क्या, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। हमारी यहाँ औसत आयु आज़ादी के समय 30 साल थी और अब औसत आयु 70 साल है। मतलब आज़ादी के समय कोई भी व्यक्ति अपनी युवा अवस्था की शुरुआत पर ही अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा था, वो देश के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था, करने से पहले ही उसकी लाइफ एंड हो जा रही थी, और अब वो 70 साल की उम्र तक देश के लिए कुछ कर पाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, किसी भी समाज के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस लेवल की हैं उसका पता चलता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर। आज़ादी के समय 1 लाख में से 2000 महिलाएं अपने प्रसव या उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस में मर जाती थीं। 2000 का मतलब समझते हैं आप, हर 50 पे एक लेडीज़ मर जाती थी। और अब हमने मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट में हम 97 यानी 97 पर आ चुके हैं, यानी हमने पेशेंट्स की सेफ्टी बढ़ा दी। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आज़ादी के समय 150 यानी 150 थी, जिसमें हम 26% पर आ गए, और अभी हम हर साल 3% कम करते जा रहे हैं। फ्यूचर, अब बात करते हैं, ये तो हमने आज तक यानी आज इस समाज में हम कहाँ खड़े हैं। अब हम सब डॉक्टर हैं, हम सब प्रोफेशनल हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं, लेकिन मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, हमारा अपना प्रोफेशन, अपने काम के लिए सिंसियर होना, अपने पेशेंट्स के लिए सिंसियर होना भी मायने करता है। उसके अलावा एक चीज़ और जगह भी मायने करता है, उस पर बात करते हैं। हम अपने देश को मेडिकल इंडस्ट्री के रूप में, यानी अब हम देश को बढ़ाएं कैसे, हम विकासशील देश हैं, हमने इतना सारा अचीव कर लिया, अब हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जाना है। मेडिकल टूरिज्म इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज की डेट में मेडिकल टूरिज्म 440 खरब रुपए की अमाउंट रखता है, यानी $0.5 ट्रिलियन। उसमें हर साल 30% की वृद्धि हो रही है। अगर हम डेडिकेटेड डॉक्टर्स और अच्छे से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले या हम और काम करें तो हम देश के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान रख सकते हैं। हम अपनी खोज, अपनी रिसर्च, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का मान दुनिया में बढ़ाएं। आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में दे रही हूँ, और शायद बहुत से लोगों को लग रहा है तो डॉक्टर बोल हिंदी में रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को डाउनग्रेडेड फील करते हैं। अपनी लैंग्वेज, अपने कलर, अपनी संस्कृति को लेकर हम उसके लिए कभी प्राउड फील करते ही नहीं हैं। डॉक्टर एक समाज सेवी या समाज सुधारक का दायित्व भी निभा सकता है। जैसे BC रॉय जी, वो खुद एक पॉलिटिशियन थे। मैं ये नहीं कह रही कि सब पॉलिटिशियन बन जाइए, सब लोग अपने रिसर्च में अच्छा काम करते हैं, अपने डेवलपमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के लिए हर डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर्स अभी भी समाज में रोल मॉडल हैं। आज भी समाज में कुछ गलत या अच्छा काम होता है तो अच्छे डॉक्टर्स की फिर भी सब लोग तारीफ करते हैं, या अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो ये डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, ये डॉक्टर हैं इनको विश करो जिन्होंने आपको ठीक किया। अब एक सिक्के के दूसरा पक्ष क्या है कि चिकित्सा व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम कमा भी रहे हैं, साथ में हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट से अकेले में बात भी करते हैं, यानी हमारे समाज में अंदरूनी रूप से क्या चल रहा है वो हमें सबसे पहले पता चलता है। चिकित्सक समाज के आंतरिक प्रहरी हैं। समाज में होने वाले बदलाव हमें सबसे पहले पता चल रहा है, क्योंकि हम हर धर्म, हर वर्ग के मरीज से मिल रहे हैं। जैसे आप ये सोच सकते हैं, आज के समय में सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल्स बहुत जल्दी हो रही हैं, तो हमें सबको पता है उन्हें अबॉर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, वो हमें सब पता है। क्यों पता है? अगर हम किसी और प्रोफेशन में होते ना तो हम पेशेंट से डायरेक्टली या समाज से इंटरेक्ट कर रहे होते, ना हमें चीज़ें पता होती, लेकिन अब हमें चीज़ें सबसे पहले पता चलती हैं। अब बात करते हैं एक स्पेशल रोल की, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। आप सबने सुना होगा, किसी भी वायरस में होने वाले स्लो चेंज को हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और मैं यहाँ इस चीज़ को ले जाऊँगी सोशल ड्रिफ्ट पर। किसी भी समाज में जब छोटा छोटा बदलाव आ रहा होता है तो वो डॉक्टर्स को बहुत जल्दी पता चलता है, लेकिन आप उसके लिए कितना सोचते हैं या कितना समाज को अलर्ट करना चाहते हैं, ये आपका अपना निर्णय होता है।
ये फिगर है, पता नहीं आप में से कितने लोग इसे समझ पाएंगे कितने नहीं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। विश्व का सबसे शांति प्रिय समुदाय 1951 में 9.8% पॉपुलेशन भारत में रखता था। 2011 में ये पॉपुलेशन 14% आई और 2022 का हमारे पास कोई सेंसस नहीं है। और मेरा मानना ये है कि ये पॉपुलेशन अब 16% हो गई। कहने को एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैडम आप थोड़ा सा चीज़ों को ओवर एक्सग्रेट कर रहे हैं, जस्ट एक धुआं है जिसको आप आग के रूप में दिखा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा, अगर धुआं घर में से लगातार आता रहे या धुएं की स्मेल लगातार घर में आती रहे, क्या आप शांत बैठ जाएंगे? अगर कोई पॉपुलेशन लगातार धीरे धीरे धुआं प्रोड्यूस कर रही है तो आपके दिमाग में सिग्नल तो जलेगा ना, आपको लगेगा ना कुछ भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट होना तो पड़ेगा। अब आप डॉक्टर्स तो सोचते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मरीज देखे घर गए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, समाज में क्या बदलाव हो रहा है, पर क्यों नहीं, क्यों हम समाज के लिए सोचना नहीं चाहते? अब बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप लोगों को याद हो, अमिताभ सर हंस रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आपको याद हो कि कोई भी लेडी अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चे प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और वो कैलकुलेट किया जाता है थ्रू द डाटा, गवर्नमेंट डाटा, कि हर जो डिलीवरी हो रही है कि 20 to 25 एज ग्रुप में कितने बच्चे मदर एज में पैदा हो रहे हैं, 25 to 30, और फिर उनका एक मीन निकाल लिया जाता है। जब हम आज़ाद हुए तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोगों का था 3.3% और शांति प्रिय समुदाय इसको रखता था 4.4। 2011 या 2023 में ये आ गया 1.9 और रेस्ट ऑफ द 16% पॉपुलेशन के लिए रहा 2.2। जानते हैं इस 1.9 का मतलब क्या है? आप रिप्लेसमेंट वैल्यू से नीचे पहुंच गए हैं, आप अपनी ही पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दैट्स द फैक्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट अभी इंडिया में 2.05 है, आप लोग 1.9 पर आ गए, वो लोग 2.2 से 2.3 पर हैं। व्हाट विल हैपन? आज़ादी के समय पॉपुलेशन शांति प्रिय समुदाय ने बढ़ाई 7 गुना, हम लोगों की बढ़ी 3 गुना और मीन निकल गया 5 पॉइंट। तो अल्टीमेटली अब ये जो डबलिंग टाइम होने वाला है ये सिर्फ 40 साल, क्योंकि आप आ गए नेगेटिव बैलेंस में, नेगेटिव रिप्लेसमेंट वैल्यू में, जो आप समझना नहीं चाह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उपरोक्त विश्लेषण से दिक्कत क्या है। घर में कोई हाइपर काइनेटिक बच्चा हो, आपके पास 10 बच्चे हैं, 2 हाइपर काइनेटिक हैं, 2 को तो आप झेल लोगे, जब वो 4 होंगे तब क्या करोगे? तब आप कहोगे अरे ये तो परेशानी होगी, आप कैसे मैनेज करें? उनको तो मैनेज करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, और या तो आप सिविल वॉर की तरफ जाएंगे या कन्वर्सन की तरफ जाएंगे। अब आप सोचते हैं मेरा क्या, मेरे तो 20 साल की उम्र है, मैं तो चला जाऊंगा, जो भुगतेंगे नई पीढ़ी भुगतेगी। भाई क्यों? क्या आपके बच्चे जो यहाँ पर यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं वो 15 साल के हैं, जो वो 45 पे होंगे, ना तो वो हमारी तरह बात कर पाएंगे, ना वो अपनी तरह से चीज़ें मैनेज कर पाएंगे, तो आप उनको देकर क्या जा रहे हैं? क्या उस पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है? औसतन मानव आयु 70 साल है इंडिया में, देश की आयु हजारों साल है। मुगल काल राज कर गए हमारे ऊपर 800 साल, अंग्रेज 300 साल, और हम 70 साल बाद हम वही देश वापस उनको दे के जा रहे हैं जिसमें वो चैन से जीना ही ना पाए। पर हम सोचना नहीं चाहते, क्यों? हम क्यों बोलें? क्योंकि हमारा माइंडसेट है, हमने अपना क्लिनिक किया, हॉस्पिटल किया, काम किया, दैट्स इट। हम हर एक आदमी, इवन डॉक्टर, क्योंकि हम लोग वाइट कॉलर जॉब से हैं, हम वो लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस करने की, उनसे बात करने की, उन्हें उनके सामने अपनी इच्छा रखनी, मतलब बताने की एग्जैक्ट चीज़, एक पावर रखते हैं। हम उनसे सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। हमारी सोच हमारी देश की दिशा निर्धारित करती है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश है। किसी भी चिकित्सक का अपने देश एवं समाज का सही दिशा देना उसका कर्तव्य है। यहाँ बैठे सब लोग में से अगर 10% भी मेरी बात समझ पाएँ तो शायद मेरा ये लेक्चर 10 मिनट का सफिशेंट होगा। और हम तो वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब हम तो सब के लिए सोचते हैं कि सब अच्छे रहें, किसी को दुख ना मिले, लेकिन उस सोच को रखने के लिए भी अगर फाइट करनी पड़े, जो हमने हजारों साल की और वो दोबारा करनी पड़े, तो फिर सोचने का विषय है कि हम अपना रोल प्ले प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।